हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जेई नीट एग्ज़ाम अभी 2 महीने के लिए और भी आगे पोस्टपोन हो चुका है। तो हमें अभी कुछ नया टाइम मिल चुका है अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेटजी के ऊपर कि हमें किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए आगे फर्दर प्रिपेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा अभी एक नया क्रैश कोर्स आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बूस्ट अप करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस कुछ दिनों में डलना स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पर और फर्दर अपडेट्स भी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो जेई एग्ज़ाम है, तो हमारा जेई एग्ज़ाम है वो उसके लिए अभी ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि मेरे पास 50 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितने डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं? 50 डेज। और जो हमारा नीट एग्ज़ाम है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कितने डेज मिल गए हैं? 60 डेज हमें क्या मिल गए हैं? एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 60 डेज मिल चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं ना एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में। अगर हम बात करें किसके बारे में? एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो मतलब जेई और नीट के लिए अभी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है और मतलब एक डिसेंट लेवल पे अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो दिन में कुछ नहीं तो 8 आवर्स तो स्टडी करता होगा। ठीक है, वो 8 आवर्स की स्टडी करता होगा। तो अगर वो 8 आवर्स की स्टडी कर रहा है और वो एक जेई एस्पिरेंट है, तो 8 आवर्स की स्टडी अगर वो कर रहा है तो 8 इंटू 50 कर सकते हैं। तो डेट इज मतलब क्या हुआ कि उसके पास 400 आवर्स हैं अभी। ठीक है, पढ़ने के लिए अभी उसके पास कितने आवर्स हैं? 400 आवर्स हैं। सिमिलरली अगर हम नीट स्टूडेंट की बात करें, एक नीट के स्टूडेंट की बात करें, तो उसके पास देखिए इसी तरीके से अगर देखें तो 60 डेज हैं। तो 60 इंटू 8 कर दें अगर हम, तो उसके पास कितने आवर्स हैं? 480 आवर्स हैं। ठीक है, अभी उसके पास पढ़ने के लिए कितने आवर्स हैं? 480 आवर्स हैं। तो मुझे ये तरीका स्ट्रेटेजी बनाने का बेस्ट लगता है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या होता है कि जैसे मान लिया अब मेरे पास 400 आवर्स है ना, तो मतलब मैं एक बार जेई की पर्सपेक्टिव में बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 400 आवर्स हैं आपके पास अगर, तो इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं कि 100 आवर्स यहाँ पर कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 100 आवर्स एक और 100 आवर्स का सेक्शन यहाँ पे बना देते हैं और लास्ट में एक 100 आवर का सेक्शन इधर बना लेते हैं। इसी चीज़ को अगर हम बात करें अब हमारे नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके पास कितने आवर्स हैं? यहाँ पर 480 आवर्स हैं। उनके पास कितने आ रहे हैं? 480 आवर्स हैं। तो अगर उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो क्या कर सकते हैं? वो 120 आवर्स का सेक्शन यहाँ बना सकते हैं, 120 आवर्स को यहाँ पर, और 120 आवर्स का सेक्शन एक यहाँ पर, एक 120 आवर्स का सेक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे मैंने सेक्शन बना दिया, मेरे पास कितने 4 पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इन्हें मैनेज कैसे करना है 4 इक्वल पार्ट्स को। तो मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो हो गया, हमने किसको दे दिया? अपना फिजिक्स को दे दिया। नीट और जेई दोनों वाले स्टूडेंट दोनों के लिए फिजिक्स कॉमन है। सेकंड पार्ट किसको दे दिया? केमिस्ट्री को दे दिया। सेकंड पार्ट किसको दे दिया? केमिस्ट्री को दे दिया, दोनों के लिए कॉमन है। थर्ड पार्ट जो है ना, वो आपने मतलब जो नीट वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने किसको दे दिया? बायो को दे दिया। और जो जेई वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने किसको दे दिया? मैथ्स को दे दिया। और जो फोर्थ पार्ट होने वाला है ना, वो टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे पता था कि अभी हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला था? जुलाई में होने वाला था। ठीक है, तो जुलाई में अगर होने वाला था तो हम पहले से प्रिपेयर थे जुलाई के लिए, तो हमने काफ़ी सारा सिलेबस अपना कवर कर लिया था। तो मतलब एक बेसिक लेवल पे हम एक टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, तो अब हमें उस टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना है जिससे कि हमारा वो फ्लो जो है वो नहीं टूटे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन 100 आवर्स को मैनेज कैसे करना है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं जैसे फिजिक्स, नॉर्मली वैसे स्टार्ट करते कैसे करते हैं? फिजिक्स से। तो मान लिया अगर जेई के स्टूडेंट हैं तो मेरे पास कितना आर है? 100 आवर्स हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 100 आवर्स हैं। और अगर हम नीट के स्टूडेंट हैं मेरे पास कितना आर है? 120 आवर्स है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट है जिसका नाम ए है। तो मान लेते हैं उसका मैकेनिक्स स्ट्रांग है। ठीक है, उसका क्या पार्ट स्ट्रांग है? मैकेनिक्स जो पार्ट है वो क्या है? स्ट्रांग है। ठीक है, और वो चाहता है कि उसको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो चाहता है कि वो अदर जो उसके सिलेबस का जो अदर पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करे। सिमिलरली एक बात मान लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट बी है जिसका मान लेते हैं कि हम मॉडर्न फिजिक्स, उसका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मो, ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी क्या है? स्ट्रांग है। और उससे जो फोकस करना है अगर अपने आप प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, तो उससे फोकस करना है मैकेनिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी बना दें कि मैकेनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
उससे जो है ऑलमोस्ट 37% सिलेबस आता है, तो उसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। तो मतलब इससे क्या होगा कि इस वाले बच्चे के लिए तो फायदा हो गया, क्योंकि इसका ये ऑलरेडी स्ट्रांग था तो उसे मैकेनिक्स पे ही फोकस करना था। तो इस वाले बच्चे का हमारा बी वाला स्टूडेंट था उसके लिए तो बहुत बेनिफिट हो गया। लेकिन क्या इससे ए वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हुआ? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो अगर हमने आर्ट्स को डिवाइड कर दिया ना, तो अब आपके पास ये फ्रीडम आ चुका है कि आप अपने जो स्टडी आवर्स है आप इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि अब आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग था, ए स्टूडेंट के बारे में बात करें तो मैकेनिक्स स्ट्रांग था, तो आपने क्या किया, उसको 15 आवर्स दिया, बाकी दिनों में मतलब ऑलमोस्ट 15 आवर्स टू 20 आवर्स दे दिया, और उसमें क्या किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाकर उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब बाकी टाइम जो आपके पास 80 आवर्स बच रहा है, उसमें आपका जो वीक पार्ट है, जैसे कि आपका मॉडर्न फिजिक्स मान लीजिए वीक है, मॉडर्न फिजिक्स वीक है, तो आपने उसको कुछ अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया, जैसे 30 आवर्स दे दिए, और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया। तो उससे क्या होगा, अब आपका जो स्कोर था, जहाँ फिजिक्स में मान लीजिए अगर आपका स्कोर अभी 70 आ रहा था, मॉडर्न फिजिक्स आपका वीक था, तो इस वजह से अब आप उस स्कोर को क्या कर सकते हैं, आप बूस्टअप कर सकते हैं 70 से। अब क्या होगा, वो 80 टू 90 आराम से 80 टू 85 आराम से बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब आपका मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रांग हो चुका है। आपका जो मैकेनिक्स है वो पहले से स्ट्रांग है, आपने मॉडर्न फिजिक्स पे भी वर्क कर लिया। तो सिंपली इस तरीके से देखा जाए ना, तो हमारा जो बाकी का सब्जेक्ट है, मान लीजिए केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री की बात करें ना, तो केमिस्ट्री में देखिए हमें पता है कि 3 सेक्शन होते हैं। कौन सा? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमारे पास देखिए जितना भी डेज बचे हैं ना, इनऑर्गेनिक को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप डेली के लिए, आप डेली के लिए कुछ फिक्स कर लीजिए। ठीक है, डेली फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ऑर्गेनिक को करने का ना बेस्ट, इनऑर्गेनिक को सॉरी करने का ना बेस्ट तरीका यही है कि आप डेली के लिए ना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम ना फिक्स कर लिए। अब फिक्स करने का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत जगह पर देखा हुआ है कि बच्चे लोग कहते हैं कि बस सुबह उठे, मान लीजिए 6 o'clock उठे हैं तो 6 o'clock बुक स्टार्ट कर दिए, 6 o'clock से लेकर 7 o'clock तक या 6:30 तक बैठ के आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, सबके लिए चीज़ वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट है जिसके लिए मतलब जिसको सुबह में कुछ चीज़ें याद ही नहीं होती, तो हम अगर सुबह इनऑर्गेनिक खोल के बैठ जाएंगे तो मेरे लिए कोई फायदा है क्या? नहीं। तो आपको ये चीज़ रियलाइज करना है कि बेस्ट पार्ट, आपके डे का बेस्ट पार्ट कौन सा है, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ कर मगअप कर सकते हैं। अगर कुछ याद करने की चीज़ है तो आप मगअप भी कर सकते हैं, और अगर कुछ समझने की चीज़ है तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप उसको, उस चीज़ को ना समझना है कि आपके लिए उस मतलब डे का कौन सा टाइम ऐसा है, तो उस टाइम पे 30 मिनट्स आप निकाल दीजिए इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स निकाल दीजिए इनऑर्गेनिक के लिए। अभी जेई वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो जेई वालों के लिए कितना दिन बचा है? 50। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको कितना आवर्स मिल जाएगा? 25 आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीट वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो आप उनके पास कितना डेज बचा हुआ है? 60। तो उन्हें इनऑर्गेनिक के लिए कितना टाइम मिल जाएगा? 30 आवर्स का टाइम मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा टाइम है, अगर आपने डेली इसी रूटीन को फॉलो करके आपने सब कुछ किया ना, तो आपका इजीली अच्छे से मतलब इनऑर्गेनिक एक अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से किया हुआ है पहले से, तो बेसिकली तो आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। और अगर नहीं किया है ना, तो हमारा अभी क्रैश कोर्स आने वाला है। ठीक है, क्रैश कोर्स आने वाला है इसी चैनल पर, उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे फर्दर अपडेट्स के लिए कुछ 1-2 दिन में क्रैश कोर्स की वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अभी भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री तो अगर आपने अभी तक जेई के लिए अच्छे से पढ़ाई की हुई तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्चुअली अब तक अब तैयार हो चुका होगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स बहुत कम है। ठीक है, कंसेप्ट की अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट जो है वो बहुत कम है। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्चुअली अभी तक तैयार हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्चुअली ऑलरेडी रेडी है, तो बस इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको इसकी सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रैक्टिस की। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए इसके लिए जितना भी टाइम मिले, और आपका इस पर होल्ड बना रहेगा। अब बात करते हैं मैथ्स और बायो के लिए। तो मैथ्स और बायो, मैथ्स तो कुछ नहीं, आपको अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसमें। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें उन्हें मतलब बेसिकली बायो में काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो मैंने जो चीज़ें बताई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वही आपको बायो के लिए भी करना है। आपने डे का बेस्ट टाइम निकालिए, बेस्ट टाइम जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो। ठीक है, ऐसा टाइम जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करता हो, और वहाँ पर उस टाइम पीरियड में बैठकर बायो को पढ़िए। ठीक है। तो ये था मेरा
स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्टअप करना है। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।